हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे आपसे एक सवाल पूछना था और मेरा ये सवाल है कि आप लोगों को हिस्ट्री शब्द सुनकर कैसा लगता है। जहां तक मैं जानता हूं 99% लोगों को हिस्ट्री शब्द सुनते ही बोरिंग लगता होगा और बहुत ही बेकार लगता होगा। हो सकता है कुछ लोगों का हिस्ट्री बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों का हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट ही होता है। उन्हें ये लगता है कि यार हिस्ट्री पढ़कर हम करेंगे क्या। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिससे आपको अपने इतिहास के बारे में पता चलता है। जब मैं खुद 9वीं 10वीं क्लास में था, मुझे हिस्ट्री बहुत बेकार लगती थी। मैं बार बार ये सोचता रहता था यार ये हिस्ट्री वाले सर यहाँ से कब जाएंगे। जब मैंने हिस्ट्री को पढ़कर धीरे धीरे समझने की कोशिश करी ना, तो हिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगने लगी और आज हिस्ट्री मेरा इंटरेस्टिंग और फेवरेट सब्जेक्ट है। मुझे हिस्ट्री पढ़कर बहुत अच्छा लगता है और मैं आज आपको ये बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको हिस्ट्री बहुत ज्यादा बोरिंग लगती है या बहुत ज्यादा बेकार लगती है, तो अब ये बात आपको अपने दिमाग से निकाल देनी है, क्योंकि जो बातें और जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, उन बातों को जानकर आपको हिस्ट्री बहुत अच्छी लगेगी और इंटरेस्टिंग भी लगेगी। तो बने रहिए मेरे साथ अपने इस YouTube चैनल ATC एजुकेशन पर। मेरा नाम है अमित कुमार और आज मैं आपको 12th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों। ये हम शुरू करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको इस चैप्टर को लास्ट तक मेरे साथ ध्यान से देखना होगा। आपको पूरी हिस्ट्री समझने के लिए 3 वर्ड समझने होंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं BC, उसके बाद हम जानेंगे AD और उसके बाद जानेंगे BP। तो आपको इन सारी बातों को जानने के लिए ना आपको एक चीज याद रखनी है, और वो है ईसा मसीह का जन्म। क्योंकि उस समय कैलेंडर नहीं हुआ करते थे, तो सारी बातें ईसा मसीह के जन्म से पहले या ईसा मसीह के जन्म के दौरान या ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो इन बातों को इन 3 ही आधार पर पढ़ा जाएगा, जिसमें मैं आपको सबसे पहले BC बता दूं। ये जो टाइम है ना, जो BC का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट। इसका सीधा सा मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। उसके बाद में है AD यानी कि एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब हो ईसा मसीह के जन्म के दौरान, यानी जो उनका पूरा टाइम था ना जन्म का, उनके जन्म का पूरे टाइम के दौरान की बात की जा रही है। उसके बाद में है BP का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद और आज से पहले। ठीक है, यानी वो जो टाइम पीरियड है ना, तो उसी टाइम पीरियड की बात इसमें की जा रही है। तो ये जो तीनों वर्ड है ना, ये तीनों वर्ड ये सबसे ज्यादा आपको नंबरों के पीछे नजर आएंगे, यानी सनों के पीछे नजर आएंगे। तो वहां पर आपको ये समझना होगा कि अगर BC लिखा हुआ है तो ईसा मसीह के जन्म से पहले का होगा, और अगर AD लिखा हुआ है तो ईसा मसीह के जन्म के दौरान की बात की जा रही है, और अगर BP लिखा हुआ है तो ईसा मसीह के जन्म से। चलिए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। लेकिन चैप्टर को शुरू करने से पहले ना आपको थोड़ी सी बातें जाननी होगी। चलिए अब हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता का हम सबसे पहले नामकरण पढ़ेंगे, ठीक है, यानी जो हड़प्पा सभ्यता का नाम है वो किस तरीके से पड़ा। तो ये भी मैं आपको बता देता हूं कि हड़प्पा नामक एक ऐसी जगह थी, ठीक है, जहां पर इस सभ्यता को सबसे पहले खोजा गया था और तब से अब तक इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही जाना जाता है। तो इसकी स्टोरी छोटी सी है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूं। देखिए 1857 के दौरान कराची से लेकर लाहौर तक एक रेल लाइन बिछानी थी, और इस दौरान जॉन ब्रिंटन और विलियम ब्रिंटन ने 2 प्राचीन नगरों की खोज की, जिसमें एक हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदाड़ो। ये 2 बड़ी सभ्यताओं को खोजा गया था उस समय। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के पास वाला बसा हुआ एक नगर था, और जो मोहनजोदाड़ो है वो सिंधु नदी के पास में बसा हुआ था। तो ये 2 बड़े नगरों की खोज की गई थी 1857 में। तब से लेकर इसमें बहुत सारी चीजें मिलती रही हैं, लगातार उन चीजों के आधार पर ये खोज आगे बढ़ी है, और आज हड़प्पा सभ्यता की एक अच्छी खासी जानकारी हम लोगों के पास में है। तो हम उसी जानकारी के आधार पर आज हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है इन चीजों के ऊपर और समझने की कोशिश करनी है। ये जो पूरा शासन काल है ना, ये पूरा शासन काल 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व का, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का है। इस दौरान क्या क्या हुआ उसके बारे में अब हमें जानना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति के बारे में। इस पूरे सांस्कृतिक काल को ना 3 भागों में बांटा हुआ है, जिसमें सबसे पहला है प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति, और दूसरी है विकसित हड़प्पा संस्कृति, और तीसरी है प्रवर्ती हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, यानी इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, और इनके बारे में जो बड़े बड़े स्रोत आज हमारे पास में है, जिनके आधार पर ये पूरा चैप्टर बनाया गया है, लिखा गया है, ठीक है बच्चों, वो कहां से प्राप्त हुए हैं, उनके क्षेत्रों के नाम है अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान जो कि अब पाकिस्तान में है दोस्तों, और गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इन क्षेत्रों से हमें सबूत मिले हैं, जानकारियां मिली हैं कुछ, तो जिनके आधार पर ये पूरा चैप्टर आपका बनकर तैयार हुआ है। और अब हमें जानना है कि इनके
बारे में जो जानकारी है उनके लिए सबसे ज्यादा वर्क यानी काम किसने किया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारतीय पुरातत्वविदों के जो जनक है वो किसे माना जाता है, तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे मैंने उन जनक का नाम लिखा है, उनका नाम है जनरल अलेक्जेंडर कर्निंघम। और उसके बाद इन दोनों ने भी बड़े पैमाने पर इतिहास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, जिसमें दयाराम साहनी और उनके बाद जॉन मार्शल। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें जिन बातों को पढ़ना है उन बातों के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूं। सबसे पहले हमें इसमें भोजन के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हमें पशुपालन के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हमें कृषि के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हमें सड़क और गलियों के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हम विशाल स्नानागार और मनकों के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हमें बस्ती के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हमें जल निकास प्रणाली के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हमें घरों की विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। ये सारी चीजें जो है ना, ये दोस्तों हम ना फर्स्ट वीडियो यानी अपनी इसी वीडियो में पढ़ेंगे। ये जो नीचे के आपको 4 टॉपिक नजर आ रहे हैं ना, 9वां 10वां 11वां 12वां, ये हम आने वाली अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जिसमें मैं आपको मनके, मोहर, बाट के बारे में पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में और हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसके कारणों को पढ़ेंगे। और उसके बाद जब लास्ट पॉइंट होगा हमारा अगली वीडियो का, उसमें हम पढ़ेंगे शवधान के बारे में। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और जानते हैं अपने इन 8 के 8 टॉपिकों को। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है, तभी आपको ये 8 पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट को। हड़प्पा संस्कृति के खुदाई स्थल से मिलने वाले भोजन के अवशेषों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं अनाज के बारे में। गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल और बाजरे के दाने गुजरात क्षेत्र से बड़े पैमाने पर मिले हैं। और दोस्तों जानवरों की हड्डियों से भी हमें पता चला है कि यहाँ पर कुछ जानवर भी पाले जाते थे, जैसे कि भेड़, बकरी, ठीक है, भैंस, सुअर, वृषभ बैल को कहते हैं। और बैल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा जो है बच्चों खेती बाड़ी में किया जाता था। मछली और पक्षियों के भी अवशेष यहाँ पर मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी है ना, वो वैसे तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से प्राप्त हुई थी। इनके अंदर पुरातत्वविदों को क्या क्या सबूत मिले थे उनके बारे में जान लेते हैं। उन्हें वहां पर आवास यानी घर मिले हैं। मृदभान का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। ये जो चित्रों में आप देख रहे हैं सारे के सारे मिट्टी के ही बर्तन है, जो कि हड़प्पा सभ्यता के खोज के दौरान मिले थे। यहाँ पर आभूषण, औजार, मोहरे, इमारतें और खुदाई से मिलने वाले सिक्के, इन सभी चीजों से हमारे जो पुरातत्वविद थे उन्होंने बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा करी है और उन जानकारियों के आधार पर आज हमें इतनी सारी बातें पढ़ने को मिल रही है। तो हमें कृषि और अवशेषों के बारे में जानना है, यानी जो कृषि है वो किस प्रकार से होती थी और वहां पर कृषि के हमें क्या क्या सबूत मिले हैं। तो चौलिस्तान और बनावली जो अब हरियाणा के अंदर है दोस्तों, यहाँ पर ना मिट्टी से बने हुए कुछ हल मिले हैं, यानी हल के सबूत मिले हैं। इसके अलावा पुरातत्वविदों को कालीबंगन अब जो है वो राजस्थान के अंदर है, यहां से भी जुते हुए खेत मिले हैं। ये पूरे सबूत हैं कि वहां पर खेती बाड़ी भी होती थी। अफगानिस्तान में सेतुरघई नामक एक जगह है जहां पर नहर मिली है। ये नहरें वहां पर खोदी गई थी, इसके अवशेष मिले हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इन नहरों का इस्तेमाल कृषि के लिए किया जाता होगा। धोलावीरा जो कि अब गुजरात में है, यहाँ पर बड़े बड़े जलाशय मिले हैं जो कि कृषि के लिए उपयोगी होंगे, यानी इन जलाशयों में भरा गया जो पानी होता है उनका इस्तेमाल कृषि के लिए किया जाता था। और अब हमें जानना है कि इनके अंदर किस किस प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल किया गया है हड़प्पा में सिंचाई के लिए। तो सिंचाई के लिए यहाँ पर नहरों, कुओं और जलाशयों का इस्तेमाल किया जाता था। अब हड़प्पा सभ्यता की सड़कों और गलियों के बारे में जानना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके सारे पॉइंटों को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। तो शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट को। सड़कों और गलियों को लगभग ग्रिड पद्धति से बनाया जाता था। ग्रिड पद्धति क्या होती है दोस्तों? ग्रिड पद्धति होती है जो 2 गलियां आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। इसी पद्धति के दौरान वहां पर गलियां और सड़कें बनाई जाती थी। घरों के गंदे पानी की नालियों को गली की नालियों से जोड़ा जाता था। सड़कों और गलियों के अगल बगल घरों को बनाया जाता था ताकि आसानी से जो घरों का गंदा पानी है वो गली की साथ वाली नालियों में आ सके। तो अब हमें जानना है अपने आगे के पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से आपको समझना होगा। तो देखिए दोस्तों, विशाल स्नानागार की विशेषताओं के बारे में हमें पढ़ना है। ये जो स्नानागार हुआ करते थे ना, ये आयताकार हुआ करते थे, यानी रेक्टेंगुलर हुआ करते थे। इनकी चारों ओर गलियारे बनाए जाते थे, यानी ये गलियारों से घिरे होते थे। और ये जो जलाशय के नीचे तक जाने के लिए ना सीढ़ियां बनी होती थी, जैसा कि आप देख रहे हैं ये जलाशय है और यहां पर ये आपको सीढ़ी भी नजर आ रही है। इन्हीं सीढ़ियों से जलाशय के नीचे तक आया जाता था।
अब हमें जानना है हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति की जल निकास प्रणाली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली को अद्भुत प्रणाली यानी कि अनूठी प्रणाली क्यों कहा जाता है? तो अब हमें इसके बारे में जानना है, तो इसके लिए आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से पता होने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से इन पॉइंटों को समझना है आपको, जिसमें नाली पक्की ईंटों से बनी होती थी और सड़कों के साथ साथ नालियों को बनाया जाता था। घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ा जाता था, इसलिए घर की कम से कम एक दीवार गली से सटा होना उसका बहुत जरूरी होता था। नालियों को ऐसी ईंटों से ढककर रखा जाता था जिन्हें बाद में हटाकर उन नालियों की अच्छे से सफाई की जा सके। और कुछ स्थान तो ऐसे हैं दोस्तों जहां पर चूने के पत्थर से उन नालियों को ढका जाता था। घरों की नालियों से पहले ना एक होदी बना दी जाती थी ताकि उन होदी के अंदर जो ठोस पदार्थ है ना नालियों में जो बह बहकर आ रहे हैं वो नीचे जमीन पे या तल पर बैठ जाएं। और उसके बाद गंदे पानी की नालियों को खोल दिया जाता था ताकि जो पानी है वो बहकर बाहर वाली नालियों में चले जाए। और जो बड़ी बड़ी नालियां होती थी ना उनके कुछ अंतराल यानी कुछ कुछ दूरी पर सफाई करने के लिए होदियां बनाई जाती थी यानी मैन होल बनाए जाते ताकि उनके ढक्कनों को हटाकर बड़े बड़े नालों की सफाई की जा सके ताकि पानी जो है वो जाम ना हो। अब हमें हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों के बारे में जानना है। हड़प्पा सभ्यता के अंदर दो प्रकार की बस्तियां थी, एक दुर्ग और दूसरा निचला शहर। अब जो मैं आपको ये डायग्राम दिखा रहा हूं ये मैंने आपकी बुक से लिया है। ये जो डायग्राम है ये दुर्ग बस्ती का है और जो नीचे डायग्राम है ये आपका निचले शहर का है। इनके बारे में हमें जानकारी लेनी है, तो आइए अपने इन पॉइंटों पर चलते हैं। सबसे पहले देखिए, कच्ची ईंटों के चबूतरों पर ये बने होते थे और दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था। दुर्ग पर बनी संरचनाओं का इस्तेमाल सार्वजनिक प्रयोगों के लिए किया जाता था। अब हमें जानना है निचले शहर के बारे में। ये जो निचला शहर था ये आवासीय शहर था। आवासीय का मतलब होता है जहां पर घर में लोग रहते हैं। यहाँ जो दुर्ग के बारे में जो हमने पढ़ा था उसके अंदर लोग ज्यादा रहते नहीं थे, यहाँ पर जितने भी काम होते थे वो सार्वजनिक प्रयोगों के लिए होते थे। लेकिन जो निचला शहर है वो आवासीय था, पूरी तरीके से लोग यहाँ पर इसका इस्तेमाल रहने के लिए करते थे। कुछ सबूत भी मिले हैं जिसके आधार पर ये जानकारियां मिली है। निचला शहर भी दीवारों से घिरा होता था। इसके अतिरिक्त जो भवन बनाए जाते थे वो ऊंचे चबूतरों पर बनाए जाते थे, उन्हें हम नींव कहते हैं यानी बेस। पहले बेस तैयार किया जाता था और उसके बाद उसके ऊपर घर बनाए जाते थे, इसलिए वो जो घर हुआ करते थे ना वो बहुत ही मजबूत हुआ करते थे। तो निचले शहर के अंदर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लोग ना बड़े पैमाने पर रहते थे, घर बड़े बड़े हुआ करते थे। ज्यादातर इसका इस्तेमाल सिर्फ रहने के लिए किया जाता था, लेकिन दुर्ग का इस्तेमाल सार्वजनिक स्थानों के लिए किया जाता था। अब हमें बस्तियों के नियोजन के बारे में जानना है, यानी जो उस समय घर बनाए जाते थे वो किस प्रकार के हुआ करते थे। पहले सड़कों और नालियों का निर्माण होता था और बाद में उसके दोनों तरफ घर बनाए जाते थे। यहाँ पर जो घर बनाए जाते थे ईंटों से, उन ईंटों को पहले धूप में सुखाया जाता था और उसके बाद में उन्हें भट्टियों में पकाया जाता था ताकि ईंटें बहुत ही मजबूत हो जाए। और उसके बाद उनकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हुआ करती थी वो एक निश्चित अनुपात में रखी जाती थी ताकि ईंटों में और घरों के अंदर कोई डिफरेंस ना आए। और उसके लिए ईंटें बहुत ही सावधानी से और एक फर्मे में रखकर बनाई जाती थी। ईंटों का प्रयोग ना पूरे हड़प्पा बस्ती के अंदर था, इसके सबूत अलग अलग जगहों से मिलते रहे हैं। अब हमें उनके घरों की विशेषताओं के बारे में जानना है कि उनके घर किस प्रकार के हुआ करते थे। घरों की विशेषताओं में सबसे पहले तो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जाननी है और वो है आंगन। ठीक है, आंगन के बारे में जानना है। घरों के बीचों बीच ना आंगन हुआ करता था और आंगन के चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। इन आंगन का इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए किया जाता था, जैसे खाना बनाना, कटाई करना, इन सभी कामों के लिए। और भी बहुत सारे काम आंगनों में हुआ करते थे। भूमि तल पर जो दीवारें बनी होती थी वो उनमें खिड़कियां नहीं हुआ करती थी। हर घर के जो फर्श थे ना वो ईंटों से बने होते थे और हर घर के अंदर अपना अपना एक स्नान घर हुआ करता था। और स्नान घरों से निकलने वाली जो नालियां थी ना वो सड़कों की नालियों से जुड़ी होती थी ताकि घरों का जो डायरेक्ट गंदा पानी है वो बाहर की नालियों में जा सके। कुछ घरों के छतों पर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती थी और कई घरों में कुएं बनाए जाते थे जो कि बाहर की तरफ होते थे। ऐसी जगह पर बनाए जाते थे जिनका इस्तेमाल राहगीर का मतलब होता है आने जाने वाले लोग आसानी से कर सके। ये घरों की कुछ विशेषताएं थी जो मैंने आपको बताई हैं और आपको एग्जाम में बिल्कुल एक्यूरेट एज इट इज ऐसे ही लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिल पाएंगे। ये मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूं, ये आपकी बुक से लिया गया चित्र है और इस चित्र के अंदर कुछ बातें लिखी हुई है जिसमें आंगन कहां पर है, दो सीढ़ियां कहां पर है, आवास का प्रवेश द्वार कहां पर है या कैसा है। तो ये सारी बातें आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो ये आपको अपनी बुक में देखकर भी समझना है थोड़ा सा, और उसके बाद ये चित्र जो आपको डायग्राम में यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसको देख के भी आप समझ सकते हैं।
ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट की वीडियो में आपके लिए बहुत ही जल्दी लेकर आऊंगा, आपको ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा, लेकिन आपको पहले ही मुझे ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल सके। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।